अमेरिका और ईरान के बीच अचानक बड़े तनाव ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के मारे जाने की खबर सामने आई है। इसके बाद मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन अटैक्स की खबरें तेजी से आने लगी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये हमले सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि दुबई, अबू धाबी, दोहा, बहरेन, सऊदी अरेबिया, ओमान और तेल अवीव तक रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर लड़ाई यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच है, तो हमले पूरे मिडिल ईस्ट में क्यों हो रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इसका असर इंडिया तक कैसे पहुंच सकता है? सीधी भाषा में समझें तो मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिका के बड़े मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं और इन देशों की सरकारें अमेरिका की क्लोज एलाइज मानी जाती हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच टेंशन बढ़ता है तो ईरान सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, बल्कि उसके पार्टनर्स और बेसिस को भी टारगेट कर रहा है। ईरान की स्ट्रैटेजी अक्सर यह होती है कि कॉन्फ्लिक्ट को रीजनल प्रेशर में बदल दिया जाए, यानी लड़ाई दो देशों तक सीमित ना रहे, बल्कि पूरा रीजन इंस्टेबिलिटी में चला जाए। इसी वजह से मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर पूरी दुनिया को प्रभावित कर देते हैं। सरल शब्दों में ये सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान की लड़ाई नहीं होती, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट पावर बैलेंस से जुड़ा मामला बन जाता है। अगर आप समझना चाहते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे असली स्ट्रैटेजी क्या है और क्यों पूरा मिडिल ईस्ट इसमें शामिल हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल आते हैं जैसे ये वॉर तो मिडिल ईस्ट में हो रही है, इसका इंपैक्ट इंडिया पर थोड़ी होगा, अली खामेनेई तो चला गया, अब ईरान का ऑलमोस्ट दी एंड होने वाला है। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट पर अटैक करके बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा रियलिटी चेक देने वाले हैं। वॉर के बारे में अगर आपको सिर्फ एक्सप्लोजन्स, मिसाइल्स और ब्रेकिंग न्यूज वाली रिपोर्टिंग देखनी है तो आप कोई भी न्यूज चैनल खोल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमारा फोकस अलग है। हम समझेंगे कि अगर यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट सच में एस्केलेट होता है तो इसका इंपैक्ट सीधे आप और मुझ पर कैसे पड़ सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का सिंपल रूल है कि जब भी मिडिल ईस्ट में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वेव्स पूरी दुनिया की इकोनॉमी, एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल पॉलिटिक्स तक पहुंचती हैं और इसका असर ऑयल प्राइसेस, स्टॉक मार्केट, शिपिंग रूट्स, इन्फ्लेशन, जॉब्स और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तक दिखाई देता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल स्ट्रैटेजी से जुड़े ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और जियोपॉलिटिकल वीडियोस आते रहें तो नीचे कमेंट में जियोपॉलिटिक्स जरूर लिखें। अब फिर से आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ईरान वर्सेस इजराइल या यूएसए वॉर में सबसे बड़ा मिथ अभी भी फैलाया जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अली खामेनेई की डेथ के बाद ईरान खत्म हो जाएगा। रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम काफी लेयर्ड है। ये एक थियोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जहां पॉलिटिकल अथॉरिटी के साथ रिलीजियस अथॉरिटी भी जुड़ी होती है। इसलिए अगर सुप्रीम लीडर की डेथ हो भी जाए तो भी पूरा सिस्टम कोलैप्स नहीं होता। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल एक इंटरिम लीडरशिप काउंसिल सिचुएशन को हैंडल कर रहा है और ईरान इतना नाइव भी नहीं है कि तुरंत नए सुप्रीम लीडर का नाम अनाउंस कर दे, क्योंकि ऐसा करने से वो भी डायरेक्ट टारगेट बन सकता है। लेकिन सबसे अहम फैक्टर है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। IRGC सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स नहीं है, बट इसका पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और इकोनॉमी तीनों पर गहरा इन्फ्लुएंस है और कई एनालिस्ट्स इसे ईरान का पैरेलल पावर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। IRGC ने साफ कहा है कि वो अपने लीडर की डेथ का रिवेंज लेगा। इसलिए अब सवाल ये है कि ईरान किस तरह की रिटेलिएशन स्ट्रैटेजी अपनाएगा। गल्फ रीजन में इस समय कई यूएस नेवल एसेट्स मौजूद हैं, जिनमें USS जेरल्ड आर फोर्ड और USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी शामिल है। इतिहास बताता है कि कभी-कभी ऐसे नेवल अटैक्स बड़े वॉर्स की शुरुआत बन जाते हैं, जैसे अटैक ऑन पर्ल हार्बर, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका सीधे शामिल हो गया था। और एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी है कि अब ईरान में डेमोक्रेसी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान का सिस्टम एक थियोक्रेटिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड है और खामेनेई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि रिलीजियस अथॉरिटी भी थे। यही वजह है कि उनकी असैसिनेशन को ईरान में कई लोग रिवेंज के रूप में देख रहे हैं। साथ ही अमेरिका के अंदर भी इस वॉर को लेकर पूरा सपोर्ट नहीं है। टाइम्स स्क्वायर में स्टॉप यूएस एंड इजरायली वॉर जैसे स्लोगन्स के साथ प्रोटेस्ट्स भी देखने को मिले। यानी ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पॉलिटिकल डिवाइड बनता जा रहा है। वेनेजुएला में जब सत्ता बदली तो उसका एक बड़ा कारण ये था कि वहां की बड़ी आबादी सरकार से पूरी तरह डिसअपॉइंटेड हो चुकी थी, जिससे निकोलस मदुरो की पोजीशन क्राइसिस के समय कमजोर पड़ गई। लेकिन ईरान की सिचुएशन अलग है। वहां सोसाइटी आज भी डिवाइडेड है। कुछ लोग रिफॉर्म्स और डेमोक्रेसी चाहते हैं, जबकि बड़ी संख्या मौजूदा सिस्टम को सपोर्ट भी करती है। इसलिए ईरान को लेकर देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ओपिनियंस बटे हुए हैं। अब दूसरा बड़ा सवाल, क्या ईरान को पता नहीं था कि मिडिल ईस्ट में अटैक्स करने से पूरा रीजन उसके खिलाफ हो सकता है? ऑफ कोर्स पता था। असल में ईरान का फोकस सिर्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं है, उसका बड़ा ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल प्रेशर क्रिएट करना। एग्जाम्पल के लिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एविएशन हब्स में से एक है। अगर टेंशन बढ़ती है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अपना एयर स्पेस बंद करता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल एविएशन नेटवर्क पर पड़ सकता है। एयरलाइंस रूट्स बदलेंगी, फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगी और लॉजिस्टिक्स डिसरप्शंस शुरू हो जाएंगे। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें तो लगभग 8 मिलियन इंडियंस गल्फ देशों में काम करते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इवैक्यूएट करना एक मैसिव लॉजिस्टिकल चैलेंज बन सकता है।
और यही वजह है कि कई एनालिस्ट्स मानते हैं कि ऐसी स्ट्राइक्स का मकसद सिर्फ मिलिट्री डैमेज नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल प्रेशर और ग्लोबल अनसर्टेनिटी पैदा करना भी होता है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्रिगर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री मार्ग है जो ईरान, ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच स्थित है। दुनिया की करीब 20% ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। अगर ये चोक पॉइंट ब्लॉक हो जाता है तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट को तुरंत झटका लग सकता है, क्योंकि कतर, बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लगभग 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स इसी रूट पर डिपेंड करते हैं। और इसका सीधा असर इंडिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी लगभग 60% क्रूड ऑयल सप्लाई मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। अगर स्ट्रेट में डिसरप्शन हुआ तो ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल से ऊपर जा सकते हैं और इसका असर पेट्रोल, डीजल, इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी पर दिखाई देगा। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक और बड़ा एंगल है चाइना। भारी सैंक्शंस के बावजूद ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स नहीं हुई, क्योंकि 2021 में चाइना ईरान 25 ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ था। इसके बाद चाइना ईरान का बड़ा ऑयल बायर बना रहा और कई डील्स यूएस डॉलर के बजाय चाइनीज युआन में होती हैं। यानी ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये धीरे धीरे ग्लोबल पावर कंपटीशन का हिस्सा बनता जा रहा है। इस वीडियो में एक बात और कहना चाहता हूं कि ईरान द्वारा दुबई पर ड्रोन हमलों की खबरों के बाद इंडिया में सोशल मीडिया पर एक अजीब ट्रेंड देखने को मिला। कुछ लोगों ने यूएई पर हुए इस अटैक का मजाक बनाना शुरू कर दिया और इसे इंडिया की सुपीरियॉरिटी दिखाने का मौका मान लिया। लेकिन ये सोच न सिर्फ इमेच्योर है बल्कि रियलिटी से भी काफी दूर है। असल में आज की सिचुएशन में ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोनों के साथ इंडिया के स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। ऐसे समय में जब रीजन में टेंशन बढ़ा हुआ है, किसी भी देश के क्राइसिस का मजाक उड़ाना न तो डिप्लोमेटिकली सेंसिबल है और ना ही ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारत का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर और इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ऐसे सेंसिटिव समय में जोक्स या हेटफुल ट्वीट्स करना काफी इनसेंसिटिव लगता है। जब यूएई के लोग और लीडर्स इंडिया से आने वाले ऐसे ट्वीट्स देखते हैं तो इससे इंडिया की इमेज अननेसेसरीली खराब होती है। सच कहें तो ऐसे जोक्स इंडिया को बेनिफिट नहीं देते बल्कि उल्टा इंडिया को हर्ट करते हैं। जरा सोचिए, अगर इंडिया में किसी टेरर अटैक के बाद यूएई का कोई व्यक्ति कहे कि इंडिया कितना अनसेफ है और यूएई कितना सेफ है, तो आपको कैसा लगेगा? इसीलिए इंटरनेशनल सिचुएशंस में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना ही सबसे सही अप्रोच होता है। अब आते हैं शायद सबसे अहम पॉइंट पर, न्यू एज ऑफ वॉरफेयर। हाल के कॉन्फ्लिक्ट्स ने दिखा दिया है कि वॉर का चेहरा तेजी से बदल रहा है। उदाहरण के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया के कई सिटीज को टारगेट करने के लिए ड्रोन्स इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। आज ईरान भी रीजन में ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है। मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा टूल अब ड्रोन्स बनते जा रहे हैं, क्योंकि भले ही 99% ड्रोन्स इंटरसेप्ट हो जाएं, लेकिन जो 1% टारगेट तक पहुंचते हैं उनका डैमेज बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए अगर कोई सोचता है कि मिडिल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया को अफेक्ट नहीं करेगा तो ये एक इल्यूजन है। आज की इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स का असर हर देश तक पहुंचता है, ऑयल प्राइसेस, ट्रेड रूट्स, स्टॉक मार्केट्स और फॉरेन पॉलिसी तक। दरअसल ये क्राइसिस इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल है। जिस तरह 70s, 80s और 90s में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया, उसी डेटरेंस की वजह से आज भारत रिलेटिवली सुरक्षित है। आज भी हमें वही लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए। R&D, इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, मिसाइल डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी में मैसिव इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वॉर कभी वार्निंग देकर नहीं आता। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल स्ट्रेटजी को इसी तरह डीप और सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इंडिया को फ्यूचर वॉर्स के लिए अभी से तैयारी करनी चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखिए जियोपॉलिटिक्स।